हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी दुनिया में बहुत खुश होंगे। तो आज हम बायोलॉजी का 3 चैप्टर लेके आ गए हैं, कवक होंगे, जिसके अंतर्गत जनरल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड सारे टॉपिक्स आएंगे, जो कि हम इसको थोड़ा बहुत डिटेल्स में भी समझेंगे और उसके साथ साथ हम एमसीक्यू भी करवाएंगे। हाँ जी, प्रैक्टिस सेट साथ साथ करवाएंगे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर पहले में चलते हैं और समझते हैं इसको कि ये ब्रैकेट फंजाई शामिल की गई थी हमारे ड्यूटेरोमाइसिटीज में या बेसिडियोमाइसिटीज में या फिर फाइकोमाइसिटीज में या फिर एस्कोमाइसिटीज में। तो हाँ जी, हमारा बी नंबर बिल्कुल सही होगा, बेसिडियोमाइसिटीज में, क्योंकि ब्रैकेट फंजाई शामिल की गई हमारी बेसिडियोमाइसिटीज में, क्योंकि ये यहाँ पे ये कभी कभी गोलाकार फलने वाले बॉडीज का उत्पन्न करते हैं और जिनको एक शंकु कहा जाता है, शंकु का आकार दिया जाता है। बेसिडियोमाइसिटीज के कुछ सामान्य उदाहरण होते हैं, जैसे ब्रैकेट, कवक, पावल और टोडस्टूल आदि। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बिना नज़रअंदाज करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। अगर कहीं भी डाउट होगा तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहलिक किण्वन में प्रयुक्त होता है? यहाँ पे क्वेश्चन समझने वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन को समझना। तो आप लोग क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा एल्कोहलिक किण्वन में प्रयुक्त होता है। हमारा ये सीडियोमोनास होगा या फिर एस्पार्जिलस होगा या फिर सैक्रोमाइसीज होगा या फिर म्यूकर होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल हमारा सैक्रोमाइसीज होगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं डिटेल्स में कि सैक्रोमाइसीज एक ईस्ट का प्रयोग एल्कोहलिक किण्वन में किया जाता है, क्योंकि ये क्रिया होती है और इस प्रकार का ईस्ट का प्रयोग विभिन्न प्रकार के शराब में किया जाता है, हमारा ये सैक्रोमाइसीज। तो चलिए थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ये दोबारा भी आ रहा है। तो हम चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एक कवकनाशी है। हमारा निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एक कवकनाशी है? तो हमारा डीटीटी होगा या बीएचसी होगा या फिर बोडो मिश्रण होगा या फिर 4D होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल हमारा बोडो मिश्रण होगा इसमें, क्योंकि एक रासायन की कवकनाशी है ये, क्योंकि बोडो मिश्रण एक कॉपर सल्फेट और क्विकलमाइड का मिश्रण है। तो इसका उपयोग हमारे कवकनाशी के रूप में किया जाता है, एक खाद के रूप में किया जाता है, क्योंकि इससे इनकी हानि होती है और ये जाके उनको नुकसान पहुंचाने से बचाता है। और आलू का झुलमा, आलू का पत्ता, कल और सेब की पापड़ी रोग को नियंत्रित करने में किया जाता है। यह मिश्रण आविष्कार मिलार्डेट ने किया था, यह मिश्रण का आविष्कार हमारे मिलार्डेट ने किया था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो हमारा ये चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बोडो मिश्रण में निम्नलिखित में से कौन से 2 धातु के लवण होते हैं? हमारे बोडो मिश्रण में इनमें से कौन से 2 धातु के लवण होते हैं, मिश्रण होते हैं, जो कि पोटेशियम और मैग्नीज है, कैल्शियम और कॉपर है, फेरस कोबाल्ट है, कैल्शियम और फेरस है। तो जी हाँ, बिल्कुल हमारा पी नंबर चाहिए, कैल्शियम और कॉपर है, जो कि बोडो का एक कॉपर और सल्फेट का चूना जो पानी का मिश्रण होता है, क्योंकि यह भंडारण पर खराब हो जाता है। जो कि बोडो मिश्रण एक फंगस नाशी दवा है, हमारा बोडो मिश्रण एक फंगस नाशी दवा है, जो कि डाउनी मिड्यू, ब्लाइट, व्हाइट रस्ट रोग आदि को विरुद्ध में विशिष्ट है। तो चलिए जी, तो हम इसके साथ साथ 5वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि बार्डेक्स मिश्रण खोजा गया था हमारे लुई पास्चर के द्वारा या फिर मिलार्डेट के द्वारा, मिचेली द्वारा, प्रिवोस्ट द्वारा। तो हमारा ये बिल्कुल सही मिलार्डेट के द्वारा खोजा गया था, क्योंकि इन्होंने बार्डेक्स मिश्रण की खोज 1860 में किया था। तो चलिए, हम वर्तमान में प्रोटिस्टा के अंतर्गत वर्गीकृत कवक समूह को कहा जाता है हमारे जाइगोमाइसिटीज या ओमाइसिटीज या ड्यूटेरोमाइसिटीज या डिस्कोमाइसिटीज। वर्तमान में हाल में जो हमारी प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं और वर्गीकृत कवक समूह कहा जाता है, जो एक समूह बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? जाइगोमाइसिटीज का नाम देते हैं या फिर ओमाइसिटीज का नाम देते हैं या फिर ड्यूटेरोमाइसिटीज का नाम। तो हाँ जी, ये बिल्कुल हमारा बी नंबर सही होगा, ओमाइसिटीज का नाम देते हैं। और क्यों देते हैं? क्योंकि इसके वर्गीकृत कवक समूह जो है, तो ओमाइसिटीज का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें जो सामान्य रूप से वाटर मोल्ड कहा जाता है इसे, तो इन कोशिका भित्ति जो सेल्यूलोज से बनी होती है, जो हमारी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है, इन्हें एक फिलामेंट्स प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। और 5 जगत वर्गीकरण R.H. व्हिटकर ने दिया था, 5 जगत वर्गीकरण का नाम हमारे R.H. व्हिटकर ने दिया था। तो चलिए हम 7वें नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। पिक्सीनिया ग्रेमिनिस को द्विगुणन में पाया जाता है, हमारा यूरियोडोस्पर्मा है या फिर टेल्यूटोस्पर्म है या फिर बेसिडियोस्पर्स है, हाँ एस्डियोस्पोर्स है। तो हमारा ये बी नंबर होगा। पक्सीनिया जो प्रोमिनिस रस्ट रोग का कारक होता है, जो कि प्रत्येक कोशिका इसके द्विकेंद्री होती है, हमारी जो प्रत्येक कोशिका होती हैं वो द्विकेंद्री होती हैं। इसमें जन्म स्पोर होता है तथा ये मैच्योरिटी पर दोनों न्यूक्लियम फ्यूज द्विगुणित न्यूक्लियस बनाते हैं। हमारा जो पक्सीनिया है वो मैच्योरिटी पर दोनों न्यूक्लियस और फ्यूज का एक द्विगुणन का हिस्सा बनता है, न्यूक्लियस बनाता है, एक प्रक्रिया अपना क्रियाविधि वहाँ से प्रारंभ करती है। तो पक्सीनिया के टेल्यूस्टोस्पोर क्या है? हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है कि पक्सीनिया के टेल्यूस्टोस्पोर क्या है? तो हमारा ये होगा मोनोकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक, एकल कोशिका या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हाँ जी, ये बिल्कुल हमारा डाइकैरियोटिक होगा, हमारा पक्सीनिया जो है टेल्यूटोस्पोर है, क्योंकि ये
देखो यहाँ पे पक्सिनिया जो है हमारा टेल्यूस्पोर एक लंबी या दूरी आकार की द्विकोष की संरचना होती है। हमारी ये द्विकोष की एक संरचना होती है पक्सिनिया, जो कि एकल कोशिका वाले डंठल की मदद से माइसेलियम से जुड़ी होती है हमारी ये। तो चलिए यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा सा समझ लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो छोटे 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 उपकण की तरह एकदम जुड़े हुए हैं, तो ये द्विकोशिकी जो होते हैं, जो एक कल कोशिका के डंठल में की मदद से माइलेशिया से जुड़े होते हैं, एक दूसरे की सहायता से जुड़े हुए होते हैं ये। तो चलिए जी हम 9वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपका। तो हम अगली क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्न में से कौन सा कवक जो फंगस है, जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज कीटाणु होते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कौन सा कवक फंगस, जिसको इंग्लिश में फंगस बोलते हैं, हिंदी में कवक बोलते हैं, जो कि एंटीबायोटिक बनाने में काम आता है। हमारा कौन सा कवक है, यहाँ पे प्रश्न समझने की कोशिश करना। अगर प्रश्न समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आएगा। कुछ लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आंसर नहीं कर पाते। तो हमको वेरी इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन को समझना। तो पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके कहने की आइडिया क्या है। तो अगर वो समझ में आ जाता है तो हमसे बहुत ईजिली तरीके से क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो चलिए पहले नंबर में होगा पेनिसिलियम, दूसरे नंबर पे होगा पेलिसिस्टिकस, एस्पेजिलस, सी नंबर होगा और ये सभी। तो हाँ, ये हमारे ये सभी होंगे हमारे कवक एंटीबायोटिक बनाने के काम में। ये पेनिसिलियम भी आता है, पेलिस्टिकस भी आता है, एस्पेजिलस भी आता है, ये सभी आते हैं। तो हमारा पेनिसिलियम जो है, इनका क्या काम होता है, इनका स्कोमाइसिटीज कवक का एक जीनस है, जो कि मोल्ड प्राकृतिक रूप से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पाद करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। तो पनीर के परिपक्वन में कवक का उपयोग किया जाता है। हमारे पनीर में परिपक्वन का कवक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हमारा ए नंबर होगा म्यूकर, दूसरे नंबर में होगा पेनिसिलियम, तीसरे नंबर में होगा एस्पेजिलस, चौथे नंबर पे होगा अगेरिकस। तो हाँ जी बिल्कुल हमारा पेनिसिलियम होगा। क्योंकि आइए थोड़ा सा इसको हम डिटेल्स में समझ लेते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। तो हम इसको समझ लेते हैं शॉर्ट में, फिर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा पनीर है, जो पेनिसिल कवक का एक उपयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है, जैसे कि पेनिसिलियम कैम्बोबर्टी का उपयोग विभिन्न प्रकार के पनीर के उत्पादन में किया जाता है। जो हमारा पेनिसिलियम है, कैम्बोबर्टी का उपयोग उसका ईजिली तरह से पनीर के उत्पादन में किया जाता है, क्योंकि यह पनीर के उत्पादन के लिए हमारे कवक जामन कल्चर के रूप में किया जाता है, जिसे बोलते हैं दूध से दही का जमना बैक्टीरियोफेगस के द्वारा मतलब जमा, जो कि रूप से किया, जिसमें पनीर पकाने और स्वाद का उत्पादन शामिल कवक द्वारा उत्पाद। हमारे यहाँ प्रोटियोलिटिक और लाइपोलिटिक एंजाइम दोनों होते हैं। उसमें हमारा प्रोटियोलिटिक और लाइपोलिटिक एंजाइम दोनों पाए जाते हैं, दोनों होते हैं, दोनों का भाग हिस्सा बराबर होता है। और हमारे क्वेश्चन नंबर 11वें में चलते हैं। तो देखिए संघ कवक की लाक्षणिक विशेषता, यह एक प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है या फिर यह एक यूकैरियोटिक जीवों का समूह है, जिसमें पोषण अंतर्ग्रही विधि द्वारा होता है। तो ये हमारा बिल्कुल सी नंबर होगा। ये यूकैरियोटिक जीवों का समूह है जिनमें पोषण अवशोषण की विधि द्वारा होता है। हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी होती हैं, एक कोश की या बहुकोश की। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, आप लोग बताइएगा। तो संघ कवक की लाक्षणिक विशेषताएं यहाँ पे पूछ रहे हैं, मतलब विशेषताएं, उसकी विशेषताएं क्या है। तो यहाँ पे कवक एक जगत लाक्षणिक विशेषताएं, हमारे जो कवक है फंगी, तो जगत की लाक्षणिक विशेषताएं हैं जो ये यूकैरियोटिक जीवों का समूह है। हमारा यूकैरियोटिक जीवों का एक समूह है जिसमें पोषण अवशोषण की विधि द्वारा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगमनशील और विषमपोषी जीव हैं। हमारा कवक विषमपोषी जीव है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12वें में चलते हैं। ये कोशिकीय फिलामेंट्स हो सकते हैं, बीजाणु के माध्यम में प्रजनन करते हैं। तो सखित कोनिडियोफोर पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12वें में बोल रहा है कि सखित कोनिडियोफोर पाए जाते हैं। तो हमारे ये किस में पाए जाते हैं, हाँ जी बिल्कुल पेनिसिलियम में, या फिर राइजोपोस में, फिर अस्टिलेगो में, या फिर सेक्रोमाइसिस में। तो हाँ जी ये बिल्कुल हमारी पेनिसिलियम में ही पाया जाता है कोनिडियोफोर, क्योंकि इसका कवक सूत्रों पर होता है, क्योंकि यह एक श्रृंखलाबद्ध हो सकते हैं और जैसे कि विभिन्न माप और आकृति हो सकते हैं। कुछ कवक जैसे पेनिसिलियम सखित कोनिडियम भर पाया जाता है, जो कि हमारा यह असखित पटयुक्त पटहीन हो सकती हैं। तो चलिए बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 13वें में चलते हैं कि यदि एक जीव थैलेस जैसे एक कवक जब एक या एक से अधिक जनन संरचनाओं का संपूर्ण बदल जाना क्या कहलाता है। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन समझने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन क्या, यहाँ पे क्वेश्चन समझना, ठीक मैं समझाती हूँ। यदि एक जीव, यहाँ पे बोल रहा है यदि एक जीव थैलेस जैसे एक कवक हमारा
जब एक या एक से अधिक जनन संरचनाओं में संपूर्ण में वो बदल जाता है, एक संरचनाओं में वो संपूर्ण तरह से बदल जाता है, मतलब उसका डबल रोल वो बदल जाता है, तो क्या कहलाता है हमारा? यूकार्पिक कहलाता है, या फिर होलोकार्पिक कहलाता है, या फिर होलोजाइक, या फिर होमोथैलिक। तो हमारा ये बी नंबर होगा, होलोकार्पिक। तो चलिए हाँ बिल्कुल सही है, हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है, होलोकार्पिक होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शॉर्ट में समझाते हैं, थोड़ा डिटेल्स भी समझा दें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही चाहती हूँ कि कितने ईजी तरीके से हम बताएं कि आप लोगों तक पहुँच सके या फिर समझ सको आप। अगर एक बार इंसान क्वेश्चन देख लेता है तो वो दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है, और वो चीज़ जब सामने आती है तो वो कहीं ना कहीं से मतलब पता चल जाता है कि हाँ ये हमने पढ़ा था कहीं, हमने सुना था कहीं। तो वो चीज़ रहती है ना कि क्वेश्चन को कभी भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक बने रहना ताकि आप लोगों को समझ में आए। और एक ही बार में ऐसे समझने की कोशिश करिएगा कि मतलब वो चीज़ दिमाग में हमारे बैठ जाए, किसी भी तरीके से समझने की कोशिश करना। तो चलिए हमारा ये बी नंबर होगा, होलोकार्पिक। तो ये लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरीकों से प्रजनन कर सकता है। हमारा ये जो होलोकार्पिक है लैंगिक अलैंगिक तरीके से दोनों तरह से प्रजनन करता है, क्योंकि कुछ कवक हमारे ऐसे होते हैं जो कि सिंकाइट्रियम से संपूर्ण थैलस एक से अधिक प्रजनन निकायों में परिवर्तित हो जाता है। हमारा जो संपूर्ण थैलस है वो अधिक प्रजनन निकायों में परिवर्तित होता रहता है, और जिसमें कायिक और प्रजनन चरण एक साथ, कायिक का मतलब हमारा शरीर, मतलब कायिक का मतलब हमारा शरीर, और जिसमें कायिक और प्रजनन चरण एक साथ नहीं होता है, होलोकार्पिक कवक कहलाते हैं। उनको एक नाम होलोकार्पिक कवक उनका नाम भी दिया जाता है, जो कि सिंकाइट्रियम पूर्ण कायिक फलक कवक फफूंद का एक उदाहरण माना जाता है। यूकार्पिक कवक में थैलस केवल एक हिस्सा में शरीर में विकसित होता है, तो हमारा जिसमें जीव भोजन के रूप में ठोस कणों को ग्रहण करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14वें नंबर में चलते हैं, 14वें नंबर पे। तो पूर्ण कायिक फलिक फफूंद का एक उदाहरण, तो हमारा पूर्ण कायिक फलिक का कौन सा उदाहरण है? एल्ब्यूगो, एगोरेकिस, सिंकाइट्रियम, आस्टिलेगो। तो हमारा ये उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। हाँ जी, ये हमारा सिंकाइट्रियम होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं कि हमारा एगेरिकस में अलैंगिक बीजाणु सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं। हमारे एगेरिकस में अलैंगिक बीजाणु सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलैंगिक बीजाणु सामान्यतः नहीं पाए जाते क्योंकि मशरूम एक प्रजाति है। एगेरिकस मशरूम एक प्रजाति है जो कि कवक है, मशरूम एक कवक है। हाँ जी, ये बेसिड ओमाइकोटा डिवीजन के अंदर, बेसिड ओमाइकोटा डिवीजन के अंदर जो इसमें बेसिड स्पोर नामक बीजाणु होते हैं जो प्रकृति के अगुणित होते हैं, जो नेचर के हमारे अगुणित होते हैं, जो कि अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब बिना सूत्र के कहीं से भी विभाजित हो जाते हैं, इनका कोई सूत्र नहीं होता है। इनको बेसिडियम पर बीजाणु बनते हैं जो कि छत्रक के नीचे हाइमेनियम गिल्स का लैमली पर स्थित है। तो चलिए हम इसका थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा देख लेते हैं। ये हमारा मशरूम है, ये कवक, जो कि देखिए यहाँ पे पेलिकस हाइमेनियम। तो चलिए 16वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल स्पार्जिलस नाइगर से उत्पादित नहीं होता है? तो हमारा सिट्रिक अम्ल होगा, ग्लूकोनिक अम्ल होगा, गैलिक अम्ल होगा, ऑक्सैलिक अम्ल होगा। तो हमारा ये सी नंबर होगा, गैलिक अम्ल। तो यहाँ पे ये हमारा हाँ जी बिल्कुल सही होगा, गैलिक अम्ल होगा, क्योंकि स्पाइरजिलस नाइगर से उत्पादित नहीं होता है, क्योंकि ये सामान्य प्रजातियों में एक इसका उपयोग सिट्रिक भी होता है। तो चलिए युग्मक धानियाँ संयुग्मन सामान्यतः पाया जाता है हमारे एस्कोमाइसिटीज में, जाइकोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में, डिटोरोमाइसिटीज में। तो ये हमारा हाँ बिल्कुल सही होगा, जाइकोमाइसिटीज में युग्मक धीनी का सामान्यतः पाया जाता है, क्योंकि युग्मक धीनी संयुग्मन सामान्यतः जाइकोमाइसिटीज में पाया जाता है। ये मिट्टी और मृत पौधों की सामग्री में पनपते हैं। हमारा युग्मक धानी संयुग्मन मिट्टी और मृत पौधों की सामग्री से पनपते हैं, उत्पादित होते हैं, पुनः पनपते हैं, उत्पादन करते हैं। इनको युग्मक धीनी संयुग्मन होता है, जिसके संपर्क के वाले युग्मक की पूरी सामग्री एक साथ मिल जाती है, और यह एक सामान्य कोशिका में यह घटना होती है। 18वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा कवक कॉपर की सूक्ष्म मात्रा की पहचान लेता है और बायोस्पेसिस से प्रयुक्त होता है? तो हमारा ये सी नंबर होगा, हाँ जी बिल्कुल सही, हमारा स्पाइरलिजिस नाइजर होगा, क्योंकि स्पाइरलिजिस नाइजर कवक कॉपर की सूक्ष्म मात्रा की पहचान होता है, जो कि ये यहाँ पे अपशिष्ट प्रबंधन और बायोट्रांसफॉर्म के लिए किया जाता है। तो हम चलिए 19वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बिना कवक जाल का कवक है, बिना कवक जाल का कवक है, आस्टिलेगो, एल्बोगो, अल्टरनेरिया, सैक्रोमाइसिस। तो हमारा हाँ जी बिल्कुल सही है, सैक्रोमाइसिस होगा, जो बिना कवक जाल का एक कवक है, क्योंकि ये कवक जाल एक सैक्रोमाइसिस है, जो कि कवक जाल एक कवक या कवक जैसी जीवाणु कॉलोनी का वनस्पति हिस्सा है, जिसमें यह कवक जाल से रहित होता है, परंतु कभी कभी अनेक कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़कर आभासी कवक जाल बनाती हैं, जो हमारी अनेक कोशिकाएं
हमारी कोशिकाएं मिलकर एक दूसरे के साथ जुड़कर आपस में एक कवक का एक जाल बिछाती हैं। तो चलिए हमारा ये डी नंबर सही होगा, बिल्कुल सही होगा। तो 20वें नंबर पे चलते हैं कि कोसा कवक के भित्तियुक्त कवक तंतु के लिए अपवाद है। हमारा कोसा कवक भित्तियुक्त कवक के तंतु के लिए अपवाद है, मतलब उल्ट अपवाद है। तो राइजोपस पेनिसिलियम ईस्ट एग्रिकस, तो हमारा हाँ जी बिल्कुल सही होगा, ईस्ट होगा, क्योंकि हमारा जो कवक भित्तियुक्त कवक तंतु के लिए ईस्ट हमारा अपवाद है, क्योंकि ईस्ट सर्वत्र पाए जाने वाला मृतजीवी कवक है। हमारा जो कवक है वो ईस्ट सर्वत्र पाए जाने वाला मृतजीवी कवक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये शर्करा की मात्रा में अधिक है होता है, क्योंकि इसमें कवक जाल नहीं होता है, यह गोलाकार एक कोशिकीय रंगहीन थैलस होता है। हमारा जो ये ईस्ट सर्वत्र जो मृतजीवी कवक है, तो ये हमारे गोलाकार एक कोशिकीय रंगहीन थैलस है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं, 21वें नंबर पे। तो म्यूरीफॉर्म कोनिडिया पाई जाती है, हमारा म्यूरीफॉर्म कोनिडिया पाई जाती है एस्पराजिलस में, सर्कोस्पोरा में, पाइथियम में, अल्टरनेरिया में। तो हाँ जी ये बिल्कुल अल्टरनेरिया में पाई जाती है। तो हमारा ये डी नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही है। देखिए ये क्वेश्चन हमारा एलटी बायोलॉजी 2018 में आ चुका है, तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन इसमें भी नहीं आएगा, बिल्कुल रिपीट्स हो सकते हैं क्वेश्चन, तो स्किप नहीं करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको तभी समझ में आएगा। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, सारे क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना सारे क्वेश्चन है, क्या पता कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि म्यूरीफॉर्म कोनिडिया अल्टरनेरिया में पाई जाती है। हमारा म्यूरीफॉर्म कोनिडिया जो है अल्टरनेरिया में पाई जाती है, क्योंकि ये भूरा रंग का दिखाई देती है। हमारी म्यूरीफॉर्म जो है भूरे ललचा या भूरे ब्राउन के रूप में कहा, मतलब भूरे रंग की दिखाई देती है, जो कि एक अंडाकार या तिरछा होता है। इसमें लंबी चोंच जैसी एपिकल कोशिकाएं होती हैं, और हमारा इनमें लंबवत और साथ का अनुप्रस्थ सेप्टा हो सकता है। इसे कार्पेनी बाडिया म्यूरीफॉर्म कोशिका भी कहा जाता है। तो चलिए आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए कि वो क्वेश्चन बार बार दिखाई देते हैं, तो ऐसे ये है ही, तो कोई बात नहीं। पक्सानिया की कौन सी अवस्था वैकल्पिक परपोषी में पाई जाती है? तो हमारा यूरिडोस्पोर होगा, टेल्यूस्टोस्पोर होगा, बैसिडियोस्पोर होगा, या पिक्रिडियोस्पोर होगा। तो हमारा ये पिक्रिडियोस्पोर होगा, क्योंकि पक्सीनिया के पास 5 प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं। हमारे पक्सीनिया के पास 5 प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, वो भी अलग अलग पोषक में उपस्थित होते हैं, हमारे अलग अलग कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, जो कि बैसिडियोस्पोर है वो कोई पोषक नहीं होता है। 23वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्न कवक मूल समूहों में किसके पटयुक्त कवक तंतु खंडन द्वारा वो अलैंगिक प्रजनन है? तो हमारा ये बैसिडियोमाइकोसाइटिना होगा, जाइकोमाइसिटीज होगा, या किट्रिडस होगा, या ग्लोमेरोमाइकोटा होगा। हमारा आंसर नंबर बैसिडियोमाइकोटिना होगा। तो हमारा ये बैसिडियोमाइकोटा कवक समूह में पटयुक्त कवक तंतु होते हैं। एयरगार्ड निम्न कवक से प्राप्त होता है, एल्ब्यूगो से, राइजोपोस से, पैक्सीनिया से, क्लेविसेप्स से। तो हमारा ये यूपीपीएससी में असम पद्धति 29/9/2021 में क्वेश्चन रिपीट्स हो चुके हैं। तो ये हमारा डी नंबर होगा क्लेविसेप्स में, क्योंकि यहाँ पे एरगट एक व्यापक शब्द है, एरगट हमारा एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग क्लेविसेप्स परप्यूरिया द्वारा उत्पादित हुआ था। एरागेट एक एल्काइड है, जो कि एल्काइड के रूप में भी जाना जाता है। इसे हाइड्रो एर्गोटामाइन के रूप में संबंधित है, और इसे गंभीर सिरदर्द जैसे माइग्रेन और कालस्ट सिरदर्द के इलाज में किया जाता है। पच्चीसवें नंबर क्वेश्चन में एर्गोट ऑफ फ्राई रोग का कवक अंश है, पक्सीनिया, स्पैसिलोथिका, या क्लेविसेप्स, या फिर अस्टिलोगो। तो हमारा ये हाँ बिल्कुल सही होगा क्लेविसेप्स, क्योंकि क्लेविसेप्स एक कवक है, जो कि कवक राई और संबंधित पौधों पर उगता है। ये हमारा जो एर्गोट कवक जीनस है, ये हमारा ये पौधों पर उगता है, जैसे कवक राई से संबंधित पौधों पर उगता है, जैसे अल्काइड उत्पादन करता है, जो मानव और स्तनधारियों पर रोग पैदा कर सकता है। एर्गोट ऑफ राइरोम का कारक वंश क्लेविसेप्स है। 26वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं।
कोप्रोफिलम कवक का उदाहरण है एल्बोगो, सेप्रोलिग्निया, उस्टिलागो, पेजिजा। ये हमारा डी नंबर होगा। कोप्रोफिलस कवक एक प्रकार का कवक है, जो कि ये पेजिजा एक सहजीवी कवक है। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। ढके हुए स्मट्स में क्लाइमाइडोस्पोर के चारों ओर आवरण झिल्ली विकसित होती है। ए नंबर कवक माइसेलियम से। तो हमारा हाँ जी ये कवक माइसेलियम से होगा। इसके चारों ओर एक रीढ़ दीवार बन जाती है। यह एक खंड फूल हो जाता है और गोला हो जाता है। ढके हुए स्मट्स में क्लाइमाइडोस्पोर के चारों एक आवरण झिल्ली होती है जो कि विकसित होती है। देखिए यहाँ पे चारों ओर एक आवरण होता है जो कि विकसित भी होती हैं। तो ये दीवार बन जाती है जो ढके हुए स्मट्स में क्लाइमाइडोस्पोर के चारों ओर आवरण झिल्ली कवक माइसेलियम से विकसित होती हैं, जो कि ये माइसेलियम कवक धागों पर हाइपीएक नेटवर्क होता है। 30वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से बीजाणु में कौन सा कण पाया जाता है। एसियोस्पोर्स, यूरेडोस्पोर्स, स्कोस्पोर्स, क्लाइमाइडोस्पोर्स। तो हमारा ये नंबर होगा क्लेमाइडोस्पोर्स। तो हमारा ये द्विकेंद्रीय बीजाणु होता है। क्लेमाइडोस्पोर्स हमारा द्विकेंद्रीय बीजाणु होता है जिसमें कांटेदार या चिकनी दीवारें होती हैं। प्रत्येक स्पष्ट बीजाणु वाई न्यूक्लिएट ग्लोबोज पीले एवं भूरे रंग के होते हैं। तो 31वें नंबर में चलते हैं कि जौ के ढके हुए स्मष्ट में बीजाणु एक पतली झिल्ली से घिरे होते हैं जो बनती है। हमारे जौ के जो ढके हुए स्मष्ट में बीजाणु एक पतली झिल्ली से घिरे होते हैं वो क्या बनाती हैं। तो हमारा ये होगा सी नंबर। तो हमारा बीजाणु द्रव्यमान के चारों एक कवक झिल्ली हाइफी से बनती हैं। जौ के ढके हुए स्पष्ट में जीवाणु एक पतली झिल्ली घिरे होते हैं जो कि ये द्रव्यमान के चारों कवर हाइफू से बंधा होता है और राई सहित कई घासों पर संक्रमण करता है। ये दुनिया भर में जौ की सबसे आम बीमारियों में से एक है। तो 32वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि कौन सा एक जलीय कवक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनीक्वाइड फंगस। तो हमारा ये सी नंबर होगा सेप्रोलिग्निया। तो यह एक जलीय कवक है। हमारा सेप्रोलिग्निया यह एक जलीय कवक है जो ये जल में रहती है क्योंकि ये अमृत चढ़ने वाले कार्बनिक पदार्थ या तैरते हुए अमृत कीड़ों को शरीर पर पाए जाने वाला परजीवी से कार्टन मोल्डम भी कहा जाता है क्योंकि ये सफ़ेद या भूरे रंग के रेशेदार पैच बनाते हैं। अत्यधिक प्रजातियों वाली कालिया में गमन करते हैं। तो 33वें क्वेश्चन में चलते हैं कि जीवों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जैव उर्वरक का स्रोत है। हमारी स्पाइरोगाइरा और नॉन स्टॉक फ्रेक्रिया ऑलोसीरा स्पाइरोगाइरा। तो हमारा ये बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल हमारा फैक्रिया और आलोसीरा होगा। बी नंबर हमारा सही ऑप्शन है। तो आइए थोड़ा सा इसको हम डिटेल्स में समझ लेते हैं इसके बारे में। ये पौधों में एक उत्तक के साथ सहजीवी रूप में विकसित होता है। हमारा ये जो युग्म जैव उर्वरक है जीवों का जो ये पौधों के उत्तक से हमारे जो पौधे होते हैं उनके साथ एक सहजीवी रूप में विकसित होता है, विकास करता है और टर्मिनल हेट्रोसिस्टस के माध्यम से अपने पोषक व एंटो को प्रदान करता है। नाइट्रोजन एमेरिसिला एक आदर्श व्यवस्था है। तो हमारा ये होगा ए नंबर होगा। 32वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। डाइप्लैनेटिज्म किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हमारा डाइप्लैनेटिज्म जो है किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो हमारा सेप्रोलिग्निया द्वारा। ये दो प्रकार के जुस्पर्स के उत्पादन के प्लैनेटिज्म के रूप में पाया जाता है। यह एक जलीय कवक है। सेप्रोलिग्निया हमारा एक जलीय कवक है। गेहूं का लूज स्मस्ट रोग किसके द्वारा होता है। तो हमारा ये उस्टिलागो ट्रिटिकाई द्वारा होता है क्योंकि ये सामान्यतः हरा काला साचा कहा जाता है जो मनुष्यों के फेफड़ों में पाया जाता है के कारण स्पोरजोलिसिस का कारण बनता है। तो 37वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं किसकी उत्पत्ति कवकों से नहीं हुई है। तो हमारा बी नंबर होगा सिनिकास्ट्रियम जो कि हमारा नहीं हुआ है। तो चलिए 38वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फैकल्टिव परजीवी है। तो पाइरेथियम है। हमारा यह होगा पाइरेथियम एफेनिडमेंटन द्वारा जो कि ये एक मृद जनित पौधा रोगाणु। हमारा जो पाइरेथियम एफेनिडमेंटम है यह एक मृदा जनित पौधा रोगाणु है जिसमें एक वास्तविक एक कवक नहीं होता क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति जो है काइटिन की वजह सेल्यूलोज से बनी होती है। तो चलिए हम 29वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न किया जाता है हमारे जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा या कवक द्वारा या सूत्रकृमि द्वारा। तो हमारा ये हाँ जी बिल्कुल सही होगा कवक द्वारा क्योंकि इसमें एफ्लाटॉक्सिन कवक द्वारा स्रावित एक विषैला पदार्थ है। एफ्लाटॉक्सिन हमारा कवक द्वारा एक विषैला पदार्थ है जो कि पैरासिटिकस नामक कवक द्वारा उत्पादित एवं सबसे शक्तिशाली कार्सिनोजोन है क्योंकि ये यकृत कैंसर का ये बेहद खतरनाक होता है। ये जानवरों और मनुष्यों में यकृत कैंसर का कारण बनता है। तो चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि पृष्ठ विष से उगने वाले कवक कहलाते हैं हमारे। तो हमारा बिल्कुल सही है क्रोपोफिलस होगा। तो चलिए 29वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं।
कोलेट्राइकम फाल्केटम लैंगिक चरण को रूप में जाना जाता है। तो हमारा ये बी नंबर होगा ग्लोमेरुला तुकुमानेसिस। तुम्हारा कोलेट्राइकम जो है फाल्केटम ग्लोमेरुला तुकुमानेसिस के रूप में माना जाता है, क्योंकि यह एक रोगजनक कवक के सबसे आम और विनाशकारी समूहों में से एक आता है। हमारा जो कोलोटोट्राइकस फलेटम अलैंगिक चरण है वो विनाशकारी समूहों में से एक है, जो कि लगभग सभी फसल और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र पौधों में रोग पैदा करता है। हमारी जो ये फसलें हैं इसमें एक विनाशकारी समूह का एक बहुत बड़ा ये रोगजनक कवक है, जो कि प्राकृतिक और पारिस्थितिक तंत्र के पौधों में रोग पैदा करता है। तो 47वें नंबर पे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? क्रूसीफेरा, तो हमारा ये होगा सी नंबर होगा गेहूं का काला कीट अस्टिलागोस टेट्रिसाई। तो 38वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 48 जई के तने का काला कीट उत्पन्न किया जाता है पक्सीनिया ग्रेमिनिस टेट्रिसाई द्वारा। पक्सीनिया, तो हमारा ये होगा बी नंबर पक्सीनिया ग्रेमिनिस एवनी द्वारा। तो 49वें नंबर पे चलते हैं कि कैपेलिटियम निम्न में से किसके फलकायों में पाया जाता है? तो हमारा ये सी नंबर होगा मिक्सोमाइसिटीज के द्वारा। तो हाँ जी, ये बिल्कुल सही है कि हमारा सी नंबर ऑप्शन में होगा मिक्सोमाइसिटीज के द्वारा। तो कैपेलिटियम जो है मिक्सोमाइसिटीज ये फलकायों में पाया जाता है, फलकायों में पाया जाता है, फलों में, जो कि कैपेलिटियम बीजाणुओं के बीच के फलकाय के साथ बांझ फाइबर का द्रव्यमान है, जो कि एक माइसिटोजुआ का रूप माना जाता है, जो कोशिका भित्ति के बिना बहुकेंद्रीय कवक जैसे जीव हैं जो एक अधिक बीजाणु उत्पन्न करते हैं के आधार पर। तो यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए आप लोग। 50वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो हम इसी का चैप्टर 3 का पार्ट 2 लेके आएंगे, MCQ करवाएंगे, साथ साथ डिटेल्स में भी समझाएंगे। तो अगला हमारा पार्ट 2 कल के वीडियो में आएगा, और सुबह हमारी वीडियो रोजाना सुबह 5 बजे अपलोड हो जाती है। तो आप लोग आइए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और देखिए। तो कल का पार्ट 2 में हम फिर से डिटेल से थोड़ा समझाएंगे और MCQ करवाएंगे। तो यहाँ पे इसको माइकोटीना के सदस्य सामान्यतः कहे जाते हैं पफ बाल, जल फफूंदी, सैक फफूंदी, पिन फफूंदी। तो हमारा जो इसको माइकोटीना है वो एक संघ कवक का डिजीवन या फाइलम है, जो कि उपसंघ डाइकेरिया में बेसिडओमाइकोटा के साथ मिलकर बनता है, और इन सदस्यों में स्कोमाइसिटीज का रूप माना जाता है। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ाएंगे, कल का वीडियो पार्ट नंबर 2 लेके आएंगे।